गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सतिंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपने पार्ट 1 में जो 2024 का मैथमेटिक्स का हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसको आपने डिस्कस किया था। तो पार्ट 2 के अंदर आप उसी को कंटिन्यू करोगे। तो आपने जो सेक्शन ए बी सी डिस्कस किए थे, सेक्शन ए के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन थे, सेक्शन बी के अंदर दो दो नंबर के क्वेश्चन थे, सेक्शन सी के अंदर तीन तीन नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद दो सेक्शन और पेंडिंग है आपके पास, जिसमें कि सेक्शन डी के अंदर 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 5-5 नंबर के, और सेक्शन ई केस स्टडी आपका बेस्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 4-4 नंबर के। तो आइए शुरुआत करते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक डायग्राम दे रखा है, एक शेप है आपके पास। किस टाइप की शेप है? नीचे तो क्यूबॉइड है और ऊपर क्या है आपके पास? एक सिलेंडर, हाफ सिलेंडर। इस तरीके की शेप आपको गिवन है। इस तरीके की आपने क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है आपको कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसकी शेप इस प्रकार की है। नीचे क्यूबॉइड और ऊपर आपके पास क्या है? सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर। ऐसी ऐसी शेप्स आपने आसपास जहां पे गोदाम वगैरह देखे हैं आपने, वहां पे इस तरीके की शेप मिलेगी। नीचे तो क्यूबॉइड टाइप का और ऊपर इस टाइप का हाफ सिलेंडर टाइप की शेप आपको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। इसके डायमेंशन दे रखे हैं आपको। जो इंडस्ट्री है, ये हाइट दे दी 8 मीटर, ये दे दिया आपको 7 मीटर, और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ कितने दे दी आपको? 15 मीटर। ये आपको डायमेंशन गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो ये इंडस्ट्री है इसका आपने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे? बिल्कुल आसानी के साथ। नीचे क्या दे रखा है आपको? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की आपके पास लेंथ होगी 15, ब्रेथ होगी आपके पास 7 मीटर, और हाइट कितनी होगी आपके पास? 8 मीटर। तो बिल्कुल इजीली आप इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम निकाल सकोगे। दो पार्ट है क्वेश्चन में, तो आप रिप्रेजेंट कर लो। नेट जो आपके पास कैपिटल एल बी एच बी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट मान लिया आपने कैपिटल एल बी एच, और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या मानोगे? आर एच बी, रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर। क्योंकि दो शेप है आपके पास, नीचे है क्यूबॉइड टाइप का और ऊपर क्या है? सिलेंडर टाइप का। तो ये सारी चीजें दे रखी आपको। लेंथ कितनी दे दी आपको? 15 मीटर। ब्रेथ कितनी दे दी आपको? 7 मीटर। और हाइट, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की हाइट कितनी दे दी आपको? 8 मीटर। उसके बाद जो सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस देखो, ये टोटल है आपके पास 7 मीटर, जो कि डायमीटर बनेगा, जो ऊपर हाफ सिलेंडर बना है उसका। तो ये टोटल दे रखी है आपको 7 मीटर। तो ये कितनी आ जाएगी? 7/2 मीटर। रेडियस आ जाएगी 7/2। और हाइट ऑफ सिलेंडर, जो हाफ सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी मिलेगी आपको? 15 मीटर। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है। फर्स्ट पार्ट काफी ज्यादा आसान है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम? देखो, वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपके पास? फॉर्मूला आपने याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो पूरे सिलेंडर का है, आपने क्या करना है? इसका हाफ। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 15, ब्रेथ कितनी है? 7, हाइट कितनी है? 8 मीटर, प्लस 1/2, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, रेडियस कितनी है? 7/2 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है दो बार प्रोडक्ट करोगे आप इसकी, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट कितनी है? 15। तो ये तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन देखो आपने करनी पड़ेगी। तो सारी जब आप कैलकुलेशन करोगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको वॉल्यूम मिलेगा इसका 1128.75।
ये मिल जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, एक पार्ट तो ये था जो कि काफी ज्यादा आसान पार्ट था, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है आपके पास, डायग्राम आपको दे रखा है तो वहां से चीजें और भी ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और है आपके पास, उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने बताना है इस इंडस्ट्री के अंदर एयर कितनी प्रेजेंट है। एयर, अब इंडस्ट्री में कुछ वर्कर भी हैं, कुछ मशीनरी भी रखी है। अब जैसे आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है कि जितना भी कोई भी आपके पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर अगर आप कोई आर्टिकल डालोगे तो जितना उस आर्टिकल का वॉल्यूम है उतने वाटर को वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। सेम कंडीशन आपकी एयर के अंदर है। जैसे आपके पास रूम है, रूम के अंदर अगर कुछ आपके पास बेंचेज रखे हैं या कुछ लेक्चर स्टैंड रखे हैं या कुछ बच्चे प्रेजेंट हैं, तो जो जितना वॉल्यूम बेंचेज का या फिर चेयर्स का या बच्चों का है उस वॉल्यूम के अंदर एयर नहीं मिलेगी आपको, बाकी जो खाली स्पेस है वहां पे एयर मिलेगी। तो अब यही क्वेश्चन है, आपने ये बताना है इस इंडस्ट्री के अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है, तो अमाउंट ऑफ एयर आपने निकालनी है। तो क्या करोगे आप, दो चीजें गिवन है आपको इंडस्ट्री के अंदर की 300 मीटर क्यूबिक जो स्पेस है वो तो ऑक्यूपाई कर रखा है मशीनरी ने, तो इसी का सेकंड पार्ट है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीन्स। कुछ मशीन है इंडस्ट्री के अंदर, वो कितना है आपके पास 300 मीटर क्यूबिक, इतना स्पेस तो मशीन्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। कुछ इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स भी हैं। अब वर्कर्स कितने हैं, 20 वर्कर हैं, और एक वर्कर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है 0.08 मीटर क्यूबिक। टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल वर्कर्स हैं आपके पास 20, और एक वर्कर के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच वर्कर कितना दे रखा है 0.08 मीटर क्यूबिक। एक वर्कर के द्वारा इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है, 20 वर्कर के द्वारा कितना आ जाएगा स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, 20 के द्वारा कितना आ जाएगा, जब इन दोनों की प्रोडक्ट कर दियो आप, कितना आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूबिक। अब देखो 300 मीटर क्यूबिक तो जो इंडस्ट्री का स्पेस है वो मशीनरी ने ऑक्यूपाई कर लिया, 1.6 मीटर क्यूबिक किसने, वर्कर्स ने। तो एयर कहां प्रेजेंट मिलेगी, जब टोटल वॉल्यूम में से मशीनरी का स्पेस और वर्कर का स्पेस माइनस कर दो तो बाकी सारे स्पेस के अंदर क्या मिलेगी आपको, एयर। तो अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर किसके इक्वल होगा, जो इंडस्ट्री का टोटल वॉल्यूम आया था, ये तो पूरा वॉल्यूम था। टोटल वॉल्यूम का मतलब अगर इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, इस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल खाली है, अंदर से कुछ भी नहीं है, तब तो इतनी एयर प्रेजेंट मिलेगी। लेकिन क्योंकि मशीनरी और वर्कर्स ने जो एयर को डिस्प्लेस किया है वो माइनस करना पड़ेगा। 300 तो किसके द्वारा, मशीनरी के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया स्पेस, और माइनस 1.6 किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, वर्कर्स के द्वारा। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। जैसे ही माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यो 827, कैलकुलेशन आप करके देख लियो, 827.15 के आसपास आ जाएगा, देख लियो कैलकुलेशन जो भी मिलेगी आपको, या 8 माइनस करके देख लियो, हाँ 827 पॉइंट आ जाएगी आपके पास 15। नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपने स्टेटमेंट को पढ़ना, डायग्राम देख के पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो, फिर एयर का मतलब है जितना स्पेस मशीनरी ने ऑक्यूपाई किया है और वर्कर्स ने ऑक्यूपाई किया, इसको क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। ये आपका एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज जो आपके पास 13.2 है उससे जस्ट पहले एग्जाम्पल नंबर 5 है, स्टेटमेंट वहां से देख सको, सॉल्यूशन आप वहां से चेक भी कर सको। ठीक है, तो ये था आपके पास। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहो, इसके अंदर आपके पास एक इंटरनल चॉइस भी है आपके पास, या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो या फिर एक दूसरा क्वेश्चन और है, इसके और में भी है एक क्वेश्चन, दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही है। अगेन वो भी काफी आसान क्वेश्चन है। अब की बार क्या था, क्यूबॉइड के ऊपर एक क्या बना रखा था आपने,
हाफ सिलेंडर। तो नेक्स्ट जो इसके और में है क्वेश्चन वो भी कैसा है, एक आपके पास अब की बार क्या है, एक क्यूब है। अब की बार, पहले क्यूबॉइड था, अब की बार क्या है, एक क्यूब। एक क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या होगा आपके पास, क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज क्या मिलेंगे आपको, सेम। और क्यूबॉइड के अंदर क्या मिलेगा आपको, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या मिलेंगे आपको, डिफरेंट। अब की बार क्या है, एक क्यूब है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, सेम। इस क्यूब के ऊपर एक आपने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर रख दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दो। ये आपने इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया। हेमिस्फीयर की रेडियस मान लियो r। तो जैसे ही क्यूब के ऊपर आप एक हेमिस्फीयर रखोगे तो रखने के बाद जो आपके पास शेप बनी है आपने उसका क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। डायग्राम अगेन आपको दे रखा है। जो क्यूब है, क्यूब की हर एक साइड कितनी दे रखी है आपको, 5 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फीयर ऊपर रखा है उसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 4.2। ये जो डायमीटर दे दिया, इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर दे दिया आपको 4.2 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें दे रखी हैं। क्यूब की साइड है 5 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर आपने इसके ऊपर रखा है उसकी साइड क्या है आपके पास, उसका डायमीटर कितना है, 4.2। तो जो आपके पास रिजल्टिंग जो शेप बनी है उसका आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो अगेन ये भी आपका जो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, उससे पहले एक एग्जांपल है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, उसके अंदर जो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप के हैं। उसके अंदर भी आपने क्यूब के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर रखा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सपोज करो लेट ए बी द साइड ऑफ क्यूब एंड आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। शेप आपको दे रखी है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। डायमीटर है 4.2, तो रेडियस कितनी मिलेगी आपकी, 4.2 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से, 2.1। ये आ गया आपके पास रेडियस। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो रिजल्टिंग फिगर है उसका आपने सरफेस एरिया निकालना है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि रिजल्टिंग शेप कैसी दिखाई देगी आपको। ये सपोज करो आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर आपने ये एक हेमिस्फीयर रख दिया। जैसे ही आप हेमिस्फीयर रखोगे तो ऐसी शेप दिखाई देगी, ये बन गई शेप। अब आपने इस शेप का सरफेस एरिया निकालना है। अब इस शेप की सरफेस देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 तो ये सरफेस प्लस ये देखो साइड में को बच गई है। सबसे मेन दिक्कत इसको निकालने की है। इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकोगे, जो साइड में शेप बच गई, इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो, इस पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल लो। जो पूरा क्यूब है नहीं, 4 शेप ये होगी, 2 ये होगी, टोटल शेप कितनी बनेगी आपके पास, 6। तो पहले आप क्या करेंगे, पूरे क्यूब का निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही आप इसको कवर करोगे तो कितना एरिया कवर होगा, जो ये सर्कल बनेगा आपके पास, रेड रेड जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इतना एरिया कवर हो जाएगा। तो क्या करोगे, 6 फेसेस का एरिया निकाला है, उसमें से जो एरिया इसने कवर कर दिया, हेमिस्फीयर ने जो एरिया कवर कर दिया, उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। और जैसे ही आप इसको कवर करोगे ये एरिया माइनस हो जाएगा, प्लस एडिशनल एरिया क्या होगा, ये आ गया एडिशनल एरिया। ये एडिशनल एरिया क्या है आपके पास, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये चीज तो माइनस कर दोगे, ये क्या है, सर्कल का एरिया। और ऐड क्या करोगे इसमें, नई सरफेस ऐड कौन सी होगी, नई सरफेस ऐड होगी आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये बनेगा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल ध्यान से देखना आपने, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। पहले तो क्यूब का, पूरे क्यूब का सरफेस एरिया निकालो, 6 फेसेस का, उसमें से ये एरिया माइनस कर दोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, कौन सा एरिया माइनस होगा, ये एरिया जो कि हेमिस्फीयर कवर करेगा, ये एरिया माइनस कर दोगे।
और ऐड क्या करोगे, एडिशनल एरिया क्या आ गया, ये आ गया आपके पास कर्ड सरफेस एरिया, जो एडिशनल एरिया आया है प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये चीज बिल्कुल अच्छी प्रकार से लिखनी है आपने, क्योंकि देखो जो ये साइड का एरिया है नहीं, इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है नहीं अपने पास। कहीं आप ये सोच रहे हो कि 5 फेसेस को निकाल दूं, साथ में ये निकाल दूं और प्लस कर्ड सरफेस एरिया कर दूं, इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकोगे। आपने क्या करना पड़ेगा, पहले 6 की 6 फेसेस का, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करोगे और कर्ड सरफेस एरिया क्या करोगे, ऐड। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है फॉर्मूला, 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर। साइड कितनी है आपके पास 5 माइनस के पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। सारी चीजें हैं आपके पास, 5 का स्क्वायर 25 और 6 की प्रोडक्ट 150, पाई की जगह 22/7। साफ साफ आपको दे रखे है, नहीं भी दे रखे है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करके तो पाई की जगह 22/7 आप यूज कर सको। रेडियस कितनी है 2.1 का स्क्वायर। तो आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है, सिंप्लीफाई कर लो, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 163। बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, 0.86 सेंटीमीटर एरिया है, तो किसमें आएगा स्क्वायर में। एरिया की यूनिट हमेशा होगी स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट आओगी आपके पास क्यूबिक यूनिट। तो ये थे आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। दोनों में से एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, आप इसको अटेम्प्ट कर सको, कोई कैलकुलेशन इसके अंदर, बाकी आपकी इच्छा है जो भी आप अटेम्प्ट करना चाहो कर लो, ठीक है। तो ये था 32nd सम। उसके बाद देखो 33rd सम। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपके पास स्टैटिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक चैप्टर आपने पढ़ा, देखो उसमें 3 आर्टिकल हैं, मेन, मीडियन, मोड। 3 में से एक आर्टिकल 110% है। 5 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा, चाहे मीन के ऊपर क्वेश्चन आओ या मीडियन के ऊपर या मोड के ऊपर। तो अब की बार जो आपका पेपर है उसके अंदर आपका मोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और तीनों में सबसे आसान मोड ही है, बाकी तो मीन और मीडियन भी आसान ही है। तो आपके पास अब की बार मोड का क्वेश्चन है। आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या जो भी आपको दे रखा है एग्जाम में, वैसे मंथली कंजप्शन दे रखा है, यहाँ पे मंथली कंजप्शन दे दिया और नंबर ऑफ कंज्यूमर, तो वो कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लिख दो, क्लास इंटरवल यूज करो, फ्रीक्वेंसी यूज करो, या मंथली जो आपके पास कंजप्शन है और कंज्यूमर्स हैं वो यूज कर ले, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसे लिखोगे तो थोड़े से स्टैंडर्ड नोटेशन है आपके पास, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो अब आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपने मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो एक टेबल बनाओगे, दे रखी है आपको एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अब आपने फाइंड आउट करना है मोड। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए मोड का। अब मोड का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो तीनों के फॉर्मूले तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए, मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो पहली बात तो है तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि अगर कई बार ऐसा हो जाए आपका फॉर्मूला ठीक है, कैलकुलेशन कहीं बीच में गलत होगी, तो आपको फॉर्मूला के अलग से मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आपने फॉर्मूला लिखा नहीं और कैलकुलेशन बीच में गलत होगी, तो फाइनल आंसर आपका गलत हो जाए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आपने पहले इतनी मेहनत की है उसके भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, रिलेटेड फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है सबसे पहले, ताकि अगर कैलकुलेशन गलत भी हो जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं हो आपको मार्क्स का। तो सबसे पहले आप लिखोगे फॉर्मूला। उसके बाद क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश करो जो फॉर्मूले में चीजें आपने यूज कर रखी हैं उसके बारे में मेंशन कर दो। यही अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब 5 नंबर का है तो थोड़ी बहुत तो मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल 2 लाइन में ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अभी मैं आपको बताऊंगा मॉडल क्लास कैसे निकालोगे। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ इंटरवल।
तो इन सभी चीजों का पता होना चाहिए आपने। ये सारी चीजें लगभग किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? मॉडल क्लास के ऊपर। तो सबसे पहले अब आप क्या निकालोगे? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है? वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4, इसकी है 5, इसकी 13, इसकी 20, इसकी 14 और इसकी 4। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है? इस क्लास की है। तो ये आ जाएगी आपके पास, क्या आ गई? ये मॉडल क्लास। इसको थोड़ा सा आपने हाईलाइट करना चाहो तो पेंसिल के साथ आप इसको हाईलाइट भी कर सको, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। मिल गई मॉडल क्लास। अब एल की वैल्यू लिखो। एल एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसकी लोअर लिमिट कितनी आ गई? 125। उसके बाद देखो F1। F1 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास? 20। उसके बाद देखो F0। F0 का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। इस क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 13। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14। और H लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल देख लो, 65 से 85, 85 से 105। तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी आ गई आपके पास? 20। तो ये आपको सारी चीजों का पता लग गया। सारी चीजें फॉर्मूले में यूज करो और मोड निकाल दो। तो मोड इसके इक्वल हो जाएगा आपके पास एल। एल की वैल्यू कितनी है? 125 प्लस F1। F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20 माइनस F0। F0 की वैल्यू कितनी है? 13 बाय 2 टाइम F1 कितना आ जाएगा? 40 माइनस F0। F0 की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस F2। F2 की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है? 20। तो कितना आ गया? 125 प्लस 7 बाय, देख लियो कैलकुलेशन कितनी आ गई आपके पास? 27। कितना बच गया? 13 इंटू 20। तो चाहो तो आप इसको एलसीएम वगैरह ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 और इसकी प्रोडक्ट कर दियो 65, 26, 32, 13, 16 प्लस 140। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, 6, 7, 1/13। तो चेक कर लो कैलकुलेशन वगैरह, आप यहां तक आंसर छोड़ सको। ठीक है, कई बार उसका बुक्स में डेसिमल में भी आंसर दे रखा हो, तो आपकी मर्जी है, आप डेसिमल में भी आंसर छोड़ सको, फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सको। लेकिन देखो, कोशिश करो, अगर डिनोमिनेटर में अगर 2, 5 है फिर तो पूरा पूरा डिवाइड कर दो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और डेसिमल में भी आंसर छोड़ सको। लेकिन क्योंकि डेसिमल में 13 है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कराएगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन की बजाय फ्रैक्शन वाला आंसर ज्यादा एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट है। तो आप ऐसे छोड़ दो। वैसे अगर आप डेसिमल में भी आंसर छोड़ दो तो कोई गलती नहीं है। तो ये था आपके पास बिल्कुल आसान 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कि प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, बस मोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कर दोगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 33। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 34 है। जो 34 सम है आपका, ये 4th चैप्टर से रिलेटेड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर था, काफी ज्यादा आसान है। तो क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन 34 में? फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हुआ? लगातार। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने जिनके स्क्वायर्स का सम क्या है? 365। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। तो कंसेक्यूटिव वर्ड यूज करके है, तो अगर एक इंटीजर आपने सपोज कर लिया आपका 15 है, तो दूसरा क्या हुआ? 16। 15 में 1 ऐड कर दियो। तो आप सपोज क्या करोगे? लेट x plus 1 be required positive integers। 2 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, एक मान लिया x, दूसरा क्या मान लिया आपने? x plus 1। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम x स्क्वायर प्लस x plus 1 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल दे दिया आपको? 365। इस इक्वेशन को सोल्व करो, x की वैल्यू निकालो। ये भी काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या जगह a प्लस बी का स्क्वायर खोल दियो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काफी आसान कैलकुलेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको लेफ्ट में ले आए माइनस 364। 2 से चाहो तो सभी को डिवाइड कर दो,
ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं आपके पास, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक फैक्टराइजेशन मेथड। अभी इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन मेथड यूज करांगे। इसका एक पार्ट और है, और में क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करांगे। तो अभी आप फैक्टर बना लो, प्रोडक्ट आनी चाहिए माइनस के 182 और सम आना चाहिए +1। तो इसके बिल्कुल आसान फैक्टर हैं, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा 182 वाला। तो 182 के जब भी आप फैक्टर बनाओ, एक फैक्टर बनाना है आपने 13 और एक 14, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, एक नेगेटिव बनाओगे एक पॉजिटिव। तो माइनस के 13 और प्लस के 14, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे माइनस के तो 13 और प्लस के 14। तो ऐसे आपने ब्रेक करना है। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x माइनस 13, 14 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 13। टोटल में से x माइनस 13 कॉमन ले लोगे। तो अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये पार्ट 0 या फिर ये पार्ट 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 13, यहां से x की वैल्यू आ गई -14। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने लिख रखा है पॉजिटिव इंटीजर, ये कैसा आ गया नेगेटिव, तो पॉसिबल है नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई 13, x की वैल्यू 13 पुट कर दियो। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर x की जगह 13 और 13 + 1 14। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मोड वाला भी काफी आसान था, ये भी काफी आसान है। एग्जाम में देखो नो डाउट क्वेश्चन आसान ही मिलेंगे। आपने क्या करना है, एक तो बस प्रोसेस को फॉलो करना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप के अंदर। स्टेटमेंट या पेपर को देखकर आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे 2-3 बार और प्रोसेस को यूज करोगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आप या तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लो, वैसे काफी ज्यादा आसान था। इसी का एक पार्ट और है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहो तो और है, इंटरनल चॉइस काफी मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर। जैसे अभी आपने जो 32 क्वेश्चन पढ़ा था वहां पे भी इंटरनल चॉइस थी, यहाँ पे भी इंटरनल चॉइस है, और जो सेक्शन बी और सी था वहां पे भी काफी सारे इंटरनल चॉइसेस थी आपके पास। तो जो भी आपको आसान लगा वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। यहाँ पे भी आपके पास एक इंटरनल चॉइस है, तो क्या है आपके पास, अगेन आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² - 2x + 1/3 = 0, ये है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट के बेस के ऊपर आपने नेचर ऑफ रूट बताने हैं। अब अगर रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है, ठीक है। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c के साथ, जनरल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई 1/3। अब सबसे पहला काम है आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, d से। और इसका फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। सबसे पहला काम है आपका डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करना। तो करो फाइंड आउट। b की वैल्यू कितनी है आपके पास -2 -4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 1/3। जब सिंप्लीफाई करोगे -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपका 0। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट के आधार पे आपने बताना है रूट्स कैसे होंगे। तो आपने देखो नेचर ऑफ रूट्स पढ़े हैं, लास्ट जो एक्सरसाइज है 4th चैप्टर की, उससे पहले नेचर ऑफ रूट था। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट रूट रियल भी होंगे, अलग अलग होंगे। उसके बाद अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और तीसरा केस था अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नो रियल रूट, तो प्रॉब्लम आओगा d की वैल्यू नेगेटिव आने पे। अब यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई 0, सो आपके क्वेश्चंस d की वैल्यू क्या आ गई 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या है, रियल भी है और इक्वल भी है। तो सबसे पहले तो आपने नेचर बताना था, बता दिया आपने नेचर डिस्क्रिमिनेंट को देखकर कि रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। उसके बाद अगर रूट रियल है तो फाइंड आउट भी करने हैं। और फाइंड आउट कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके ना फाइंड आउट करांगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी -b ± √b² - 4ac/2।
2a। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ ले कि राइट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लिखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल है, डी के इक्वल। आप इसको ऐसे भी लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। अब यहीं से पता किया था हमने, जब नेचर ऑफ रूट आप देखोगे नहीं, वो यहीं से पता लगा आपको, क्योंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स क्या मिलेंगे, रियल और इक्वल। और डी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, नहीं नेगेटिव नंबर का आप रूट नहीं फाइंड आउट कर सकोगे, इसलिए आपको रियल रूट नहीं मिलेंगे। और डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास दोनों रूट्स क्या मिलेंगे, रियल और डिफरेंट, अलग अलग मिलेंगे। तो नेचर ऑफ रूट यहीं से देखते जाओ। ठीक है, अब बस ए बी और डी की वैल्यू यूज करो तो कितना आ जाएगा, माइनस बी की जगह कितना यूज करोगे, -2 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 0/2। ए की जगह कितना यूज करोगे आप, 3। तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 0 का रूट 0/6। तो चाहे प्लस यूज करो चाहे माइनस, तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक बार तो प्लस यूज कर लियो और एक बार माइनस। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। ये कितना आ गया, 1/3, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपके पास रूट्स, देखो कितना आ गया, 1/3 1/3। तो रूट्स रियल भी है और इक्वल भी है। तो डी की वैल्यू अगर 0 होगी नहीं तो 0 के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आपके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके पास। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको, आपकी इच्छा है, जो भी आपको आसान है। उसके बाद देखो आप, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी का, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, 6 चैप्टर से क्वेश्चन है, तो ट्राइंगल वाला चैप्टर आपके पास क्या गिवन है, एक आपको लैंप पोस्ट दे रखे है। ये सपोज करो ए बी कोई भी लैंप पोस्ट है आपके पास, यहाँ पे लैंप लग रहा है, एक लड़की है, उसकी पोजीशन आपने मान ली सी डी। ठीक है, लैंप पोस्ट की पोजीशन है ए बी, लड़की यहाँ पे है, उसकी हाइट दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर। जहां पे लड़की है और वो क्या करने लग रही है, लैंप पोस्ट से ऐसे दूर जाने लग रही है, ऐसे मूव करने लग रही है लड़की। किस स्पीड के साथ मूव करने लग रही है लड़की, 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में लड़की लैंप पोस्ट से कितने दूर चली जाओगी, 1.2 मीटर। अब क्वेश्चन ये है कि 4 सेकंड के बाद जो लड़की है, अब जैसे अभी बताया स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितनी दूर जाओगी, 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड में कितनी दूर चली जाओगी, 4.8 मीटर। तो 4 सेकंड के बाद सपोज करो लड़की यहाँ पे पहुंची, तो इस पोजीशन के ऊपर लड़की की आपने शैडो निकालनी, उसकी परछाई आपने निकालनी है। तो ये लड़की है, ये लैंप पोस्ट है, यहाँ से इसकी परछाई क्या बन जाएगी, ये। तो आप सपोज कर लो लेट एक्स बी हर शैडो, आपने शैडो निकालनी है। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे, लेट एक्स बी द शैडो ऑफ गर्ल। अब कैसे फाइंड आउट करोगे इस एक्स को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपने सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करना है और उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। अपना टारगेट क्या होगा कि जो एक्स को फाइंड आउट करना है, तो एक काम करो, जो ये छोटी ट्राइंगल है सी डी पी और जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी पी, इन दोनों को आप क्या प्रूव करोगे, सिमिलर। काफी आसानी के साथ आप इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर सको। और उसके बाद अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशो के बाद आपके पास सेम, और वो कंसेप्ट यूज करके ना आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो लैंप पोस्ट है उसकी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर, लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो 90 सेंटीमीटर है इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है आपने, मीटर में। तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड कर दिए, ये आ जाएगी 0.9 लड़की की हाइट। अब लड़की की स्पीड से जाने लग रही है लैंप पोस्ट से दूर 1.2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1.2 मीटर चली जाओगी। 1 सेकंड में कितनी दूर चली जाओगी, वो 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड में कितनी दूर जाओगी लड़की, 4 के साथ इसकी प्रोडक्ट कर दियो, 4.8 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। तो इस पोजीशन के ऊपर लड़की की शैडो आपने फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू। तो अब देखो, सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल देखो, अगर आप थोड़ा सा अलग से देखना चाहो तो अलग से भी देख सको। ये आपने बड़ी ट्राइंगल को सपोज कर लिया ए बी टी, और जो छोटे ट्राइंगल है ये
इन दोनों को आपने अलग निकाल दिया, दोनों को सिमिलर प्रूव करोगे पहले। अब ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री, ये एंगल जो P के ऊपर है, एंगल P क्या आ जाएगा आपके पास कॉमन। सो ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। किस रूल से? एंगल क्राइटेरिया से। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को आपने सिमिलर प्रूव करना है। वैसे आप डायरेक्ट भी यूज कर सको, लेकिन क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा अगर आप लिख दोगे तो अच्छी बात है। तो पहले दोनों ट्राइंगल को आपने एंगल क्राइटेरिया का यूज करके क्या प्रूव कर दिया? सिमिलर। अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है? CP फाइंड आउट करनी है। तो बस अब जो चीज फाइंड आउट करनी है, साइड्स का रेशियो यूज कर लो। ये फाइंड आउट करनी है, साइड्स आपको दे रखी है, CPST का यूज करो। तो यहाँ पे देखो CP फाइंड आउट करना है, CP बाय CP के साथ कौन सी साइड यूज करोगे? क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या मिलेंगे? प्रोपोर्शनल। CP के साथ कौन सा पोर्शन लोगे आप? AP। अच्छा, दूसरा कौन सा यूज करोगे? जो चीज आपको पता है, CD का पता है आपको, CD इसका पता है, तो CD के साथ कौन सा पोर्शन आ जाएगा आपके पास? A। बस CP X फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं। AP देखो कितना आ गया? X प्लस 4.8 इज इक्वल टू CD कितना है? 0.9, AB कितना है? 3.6। बस अब यहां से सोल्व करके ना आपने X की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन काफी आसान है। तो क्या करोगे? यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक प्लेस। तो अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस क्या है? सेम, तो डेसिमल गायब हो जाएगा। सोल्व कर लो 1/4, बस सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इसके इक्वल आ गया x प्लस 4.8। इसको इस साइड ले आइयो तो कितना बचेगा आपके पास? 3x की वैल्यू आ जाएगी 4.8, x की वैल्यू आ गई 4.8/3 यानी कि 1.6। x की वैल्यू आ गई 1.6 मीटर, यानी कि जो लड़की है उसकी शैडो कितनी मिलेगी आपको? 1.6 मीटर। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, बस स्टेटमेंट को देखकर घबराना नहीं है। स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ो, रफ सा डायग्राम बनाओ और उसके बाद सिमिलरिटी का यूज करके ना क्वेश्चन सोल्व कर लो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, सोल्व करके दिखाना चाहो दिखा दो, डायरेक्ट भी कर सको। ठीक है, दिखा दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि 5 नंबर बहुत ज्यादा है। 5 नंबर में जितना उसका क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, ताकि आपका इम्पैक्ट अच्छा जावे एग्जामिनर के ऊपर। तो ये थे आपके पास सेक्शन डी के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। एक क्वेश्चन आया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, एक क्वेश्चन आपके पास आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक स्टैटिस्टिक से, और एक जो 6 चैप्टर है आपका ट्राइंगल, वहां से। तो आप कोशिश करेगा, देखो जो आपका पैटर्न है, बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न रिपीट हुआ है। हाँ, क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज हो उसके हैं, लेकिन पैटर्न आपको ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद देखो आपके पास आपका जो पेपर है उसका लास्ट सेक्शन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये जो सेक्शन है, देखो हमने पहले बताया था, देखो अब जो आपका नया पैटर्न आया है कोरोना के बाद, इसमें 2 सेक्शन इंक्लूड किए हैं। एक तो असर्शन रीजन वाला सेक्शन और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 2 सेक्शन नए इंक्लूड किए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। आपने प्रैक्टिस सेट के थ्रू या ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने देखो जैसे हिंदी इंग्लिश के अंदर आपने एक सेक्शन आता है आपके पास अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज है आपके पास, उनके आपने पहले पैसेज को रीड करो फिर उसका आंसर दो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी यही कुछ रहने वाला है। आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा, बस उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपने रीड करना है और उसके बाद तीन आपको क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वहीं से आपने उनका आंसर देना है। तो सेक्शन बिल्कुल आसान है, लेकिन क्योंकि आपका एनसीईआरटी के अंदर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो सेम वही सिचुएशन होगा बच्चों के साथ। एकदम से कोई नया क्वेश्चन देख लेंगे और कॉन्फिडेंस लूज कर जाए बच्चे, जिसके कारण क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आवे। तो आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। प्रैक्टिस सेट के थ्रू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है और एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगा। जैसे कि आपके पास 3 क्वेश्चन है इस सेक्शन के अंदर, 4-4 नंबर के। तो आइए शुरुआत करते हैं 36 क्वेश्चन के साथ। तो काफी आसान क्वेश्चन है 36। क्या दे रखा है आपके पास? जो RWA है, रेजिडेंट
वेलफेयर एसोसिएशन। उसने क्या किया है, एक पार्क है, ये आपके पास एक पार्क है और उसने क्या कर दिया, पोल लगाने हैं उसने पार्क के अंदर, लेकिन पोल को इस तरीके से लगाना है ताकि जो पार्क है, पार्क का कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां तक लाइट ना जाए उसकी। पोल्स के ऊपर लाइट लगा हुआ ताकि जो पार्क है उसको वेल मेंटेन किया जा सके, अंधेरा वगैरह ना हो उसके अंदर। तो एक पोल तो उसने ए पोजीशन के ऊपर लगा दिया, एक पोल लगा रखा है बी पोजीशन के ऊपर और एक पोल लगा रखा है सी पोजीशन के ऊपर। तो अब उन्होंने देखा कि 3 पोल लगाने के बावजूद भी जो पार्क है, पार्क का एक कॉर्नर ऐसी है जहां पे अब भी अंधेरा है। तो अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि एक पोल कैसे हम लगाएं ताकि जो पूरा एरिया है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को देख कर ना देखो कि मैथमेटिक्स, अब आपने बहुत जगह सुना है कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ होता है, और हमने हमेशा इसके बारे में बोला है कि मैथमेटिक्स जीवन का कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जहां पे मैथमेटिक्स यूज नहीं होता। देख लो आप पार्क में या कहीं भी अगर पोल लगा रखे हैं तो वहां पे मैथमेटिक्स का यूज है। ठीक है, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डालने का यही टारगेट है ताकि बच्चों को यह बताया जाए कि आपका डेली लाइफ में मैथमेटिक्स यूज कहाँ होता है। इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सेक्शन है आपके पास ये, तो आपने इसको बिल्कुल अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को डील करोगे। तो सबसे पहले 3 पोल तो उन्होंने लगा दिए, ए बी और सी। तो ए के बारे में देखो, ए इसने कहां पे लगाया है, इसको रीड करो ग्राफ को। ए की पोजीशन देखो, ए फर्स्ट रो और 5th कॉलम में ए की पोजीशन आ गई। बी के बारे में देखो, बी की पोजीशन क्या है, 4th रो। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे फिर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा, 4 9। सी पोल कहां पे लगा रखा है, 7th रो में, 7 और 4। अब आपने इस इंफॉर्मेशन को रीड करके ना कुछ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ पोल सी। इसने पूछा है कि पोल सी की पोजीशन, फर्स्ट पार्ट में पोजीशन ऑफ पोल सी, ये आ गई सी की। इसने एक पोल की पोजीशन पूछा, आपने पहले ही 3 की बता दी पोजीशन। बस ग्राफ को या इंफॉर्मेशन को रीड करो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हो गया फर्स्ट पार्ट। तो हर एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट मिलेंगे, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ। अब आपने इस ओरिजिन से बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखे हैं सभी ने, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। सपोज करो ये कोई भी पॉइंट है ए, ये बी है, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, ए की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। ओ बी डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, बी के कोऑर्डिनेट है 4 9, ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 81। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 97। ये था आपके पास सेकंड पार्ट। तो 2 पार्ट बिल्कुल आसान है, एक में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया, एक में आपने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बता दिए। तो जो ये क्वेश्चन है आपका, ये जो आपका 7th चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड है आपके पास क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, एक डिस्टेंस फॉर्मूला था आपके पास और एक था सेक्शन फॉर्मूला। तो उन्हीं का यूज करा इसमें बार बार। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ 4th पोल डी सो दैट 4 पॉइंट ए बी सी डी फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अब देखो, एक आपने क्या करना है, डी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी है ताकि ए बी सी डी क्या बनावे, एक पैरेललोग्राम। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पोल को इस तरीके से लगाना है ताकि पूरा एरिया कवर हो जाए, और जैसे आप पैरेललोग्राम बनाओगे सिमेट्री के कारण वो इस पार्क के पूरे एरिया को कवर कर देगा। देखो कितना शानदार यूज किया है इसने मैथमेटिक्स का पोल को लगाने में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो लाइफ का हर एक पोर्शन है वहां पे मैथमेटिक्स यूज तो किया गया है,
लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो दिखाई नहीं दे रहा लोगों में। ठीक है, तो अब देखिए आप कैसे सेक्शन डी को या डी पोजीशन निकालोगे जिससे कि ABCD क्या बन जाए आपके पास एक पैरेललोग्राम। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था आपके पास, काफी अच्छा पार्ट है थर्ड इसका। अब देखो डी को कैसे आप एडजस्ट करोगे, ये बन गया आपके पास, हमने क्या कर दिया ABC को अलग अलग निकाल दिया, ये पॉइंट A, ये B, ये हो गया C। अब D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें ताकि ABCD क्या बन जाए एक पैरेललोग्राम। A के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, A के कोऑर्डिनेट है 1 5, B के कोऑर्डिनेट है 4 9, C के कोऑर्डिनेट है आपके पास 7 4 और D के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट करने हैं। सपोज करो D के कोऑर्डिनेट क्या है x y। अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि इसने बोल रखा है कि आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दो हैं ऑप्शनल है, या तो आप A करो थर्ड पार्ट का या फिर B करो। ठीक है, दो पार्ट मिलेंगे आपको, इंटरनल चॉइस है इसके अंदर, या तो ये पार्ट करो या इसका एक और सेकंड पार्ट है वो करो, आपकी मर्जी रहेगी। तो अब D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की एक बड़ी खास बात है। खास बात क्या है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, नहीं डायगोनल जैसे AC और डायगोनल BD, डायगोनल जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, इसका सपोज कर लो कोई भी नाम रख दिया P, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है जो P है, P वो BD का क्या है मिड पॉइंट, और जो P है वो AC का भी क्या है आपके पास मिड पॉइंट। तो इसी कंसेप्ट को आप यूज करके ना x y की वैल्यू निकालोगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है आपके पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर आपने AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना, मान लिया C है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। यह है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, P के कोऑर्डिनेट निकालोगे, एक बार तो AC के साथ और एक बार BD के साथ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फ्रॉम AC, एक बार तो AC से निकालो P के कोऑर्डिनेट, AC का यूज करोगे और P के कोऑर्डिनेट निकालोगे, x1 प्लस x2, 1 प्लस 7 8, 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4, y1 प्लस y2 5 प्लस 4 9 बाई 2। ये तो आगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट AC का यूज करके ना, AC के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लिया। फिर एक बार अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फ्रॉम, अब की बार BD का यूज कर लो, BD का यूज करके ना P के कोऑर्डिनेट निकालो, BD सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे, x प्लस 4 बाई 2 और y प्लस 9 बाई 2। अब देखो ये भी P के कोऑर्डिनेट, ये भी P के कोऑर्डिनेट, एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी भी तरीके से निकालो हमेशा क्या मिलेंगे, वो इक्वल। तो ये दोनों पॉइंट्स क्या मिलेंगे, इक्वल। तो कंपेयर करो यहाँ पे, x प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 9 बाई 2। सिंप्लीफाई कर लियो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 0। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर 4 0, यानी कि जो फोर्थ पोल है वो यहां पे लगेगा 4 0 के ऊपर। x कोऑर्डिनेट आ गया 4, y कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 0। तो ये आपके पास काफी शानदार पार्ट था। पहले दो में तो कुछ भी नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया था और कोऑर्डिनेट बताए थे। इसमें आपने काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट यूज किए हैं। अब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3। तो थर्ड पार्ट है उसमें आपने विशेष ध्यान रखना है। थर्ड पार्ट में एक इंटरनल चॉइस है, आप या तो ये पार्ट कर लो थर्ड पे, या फिर इसी में थर्ड पार्ट का एक बी सेक्शन भी कर सको, पार्ट थर्ड के लिए बी पार्ट वो भी कर सको, वो काफी आसान है। उसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल ए एंड सी। अब ये नहीं करना आपने, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सेक्शन था। अगर ये नहीं करना तो एक काम करो, जो थर्ड की इंटरनल चॉइस है
उसमें ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी। देखो कितना आसान था। ये पॉइंट हो गया ए, ये सी। ए के कोऑर्डिनेट आपने पता है कितने हैं, 1 5, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 7 4। तो चाहो तो आप ए सी डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। 7 - 1 का स्क्वायर, 4 - 5 का स्क्वायर, कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 1 √37। अगर ये सेक्शन आपने नहीं करना तो आप ये कर लो। इंटरनल वाइज का ध्यान रखना है, ये सिर्फ थर्ड पार्ट के ऊपर है। ये दो पार्ट तो करने हैं आपने, फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो करना है आपने, लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर है चॉइस। अब या तो ए पार्ट करो इसका या बी करो। ये काफी शानदार क्वेश्चन है, ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आज के एग्जाम में। इसको जब भी आपको एक क्वेश्चन ये चैप्टर करवाया जाओ तो इसके ऊपर निशानी लगवाई जावे, पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो ये इंडिपेंडेंट भी अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपको नहीं पता इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन कर लो, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही था, कर लोगे। तो ये था आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपने सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज किया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 37। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 9 चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है केस स्टडी का। आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन की तुलना में कहीं ज्यादा था बस। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं तो इसीलिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ सके इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, दो पोल्स हैं, एक पी क्यू है एक आर एस है, दोनों की हाइट आपको सेम दे रखी है, डायग्राम आपको दे रखा है। तो ये काफी ज्यादा आसान बनेगा डायग्राम देने के बाद तो क्वेश्चन। ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। रोड पे एक पॉइंट ओ है, ओ के साथ फर्स्ट पोल का एंगल कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और सेकंड पोल का कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो कुछ आपने बिल्कुल आसान आसान पार्ट्स के आंसर देने हैं। जैसे सबसे पहले आप फाइंड आउट करो पीओ, ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है। तो काफी आसानी के साथ आप आंसर दे दोगे। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के अंदर, अच्छा ओपी फाइंड आउट करना है बाय, पता किस चीज का है, पी क्यू। काफी प्रैक्टिस की है आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्राइंगल में अगर एक साइड दे रखी है एक एंगल दे रखा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके ना बाकी कोई भी साइड या कोई भी एंगल आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। तो अब विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री ओपी क्या हो गया बेस, पी क्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कितना आ गया कोट 60 डिग्री, बेस बाय परपेंडिकुलर कोट 60। टेबल का यूज करो, ओपी फाइंड आउट करना है, पी क्यू का पता है 20, कोट 60 की वैल्यू कितनी है 1/√3, टेबल को यूज करना है आपको। तो यहाँ पर ओपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20/√3। तो काफी आसानी के साथ आपने ओपी फाइंड आउट कर दिया। ये था फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट देखो, ये ओ आर फाइंड आउट करना है आपने सेकंड पार्ट में, आर ओ या ओ आर, तो ये फाइंड आउट करना है। तो अब की बार इन ट्राइंगल ओ आर एस, अच्छा आर ओ फाइंड आउट करना है, आर एस का पता है अगेन विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री, ये बेस ये परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा कोट 30, आर ओ इसकी वैल्यू कितनी है 20, कोट 30 की वैल्यू कितनी है √3, तो आर ओ की वैल्यू कितनी आएगी 20√3। तो एक पार्ट में आपने ओपी फाइंड आउट करना था, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखो कितना आसान है, विड्थ ऑफ द रोड, ये टोटल पी आर फाइंड आउट करनी है, पी आर फाइंड आउट करनी है थर्ड पार्ट में। तो कर दो फाइंड आउट, क्या हो जाएगा पी ओ प्लस आर ओ कितना आ गया 20/√3 प्लस 20/√3। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास √3 एलसीएम आ गया, 20 प्लस √3 3 20 60 80/√3। आप ऐसे भी छोड़ दो आंसर, या एक काम करो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, 80√3/3 ये आ जाएगी आपके पास विड्थ ऑफ द रोड। तो ये था आपके पास 4 नंबर का बिल्कुल आसान केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो कितना आसान क्वेश्चन, इससे कितने मुश्किल क्वेश्चन आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं, लेकिन क्योंकि पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हो इसीलिए बच्चे थोड़ा सा घबरा जाए क्वेश्चन देखकर। क्वेश्चन आसान ही हो है तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके उसका जितने ज्यादा उसका आप प्रैक्टिस करो, जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं प्रैक्टिस करो, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे आपको। तो ये 3 पार्ट थे बिल्कुल आसान। हाँ
जो थर्ड पार्ट है उसमें चाहो तो ये पार्ट कर लो, इसका एक और भी दे रखा है इसके अंदर, तो ये पार्ट कर लो, इसी में एक और है थर्ड पार्ट का। अगर ये नहीं करना तो दूसरा और वाला केस भी कर सको, लेकिन वो सिर्फ थर्ड पार्ट के लिए, पहले दो पार्ट आपके कंपलसरी रहने वाले हैं। तो थर्ड में आप एक काम और कर सको, ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे यहाँ पे तो एंगल 60 डिग्री है, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल 45 डिग्री हो जाए, अगर यहाँ पे एंगल कितना आ जाए आपके पास 45 डिग्री, तो उस केस में लेंथ पी ओ फाइंड आउट करो। बिल्कुल आसान। ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे ही ये डायग्राम अगर आप दोबारा बनाओ, पी क्यू आर एस, कोई भी पॉइंट ले लो, ओ अब की बार एंगल कितना आ गया आपका, ये 45 डिग्री। सिर्फ ये पूछा वैसे इसने, ये एंगल अगर 45 डिग्री बढ़ जाए, ये 20 मीटर ही है, तो उस केस में ये लेंथ ओपी कितनी होगी, तो पहले निकाल रखा आपने, बिल्कुल सेम है, बस एंगल चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। ओपी फाइंड आउट करना है, पता किस चीज का है, ठीक है, का बेस बाय परपेंडिकुलर, अगेन कोट 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 20, ये 1, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20। चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लो, लेकिन अगर एंगल 45 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ये एंगल 45, ये भी कितना मिलेगा आपको फिर 45, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, एंगल इक्वल, तो अपोजिट साइड भी कितने मिलेंगे इक्वल, ये 20 है तो ये भी कितने मिलेगी आपको 20। चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करो या फिर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज कर लो, आपकी इच्छा है। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा आसान था। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, वो भी काफी आसान है। उसके अंदर आपने जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि 5th चैप्टर था, वहां से क्वेश्चन आया है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आप 38 सम, क्या देर के आपको इसमें कोई भी एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि टीवी को मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, टीवी बनाने वाली एक कंपनी है, तो उसने क्या किया है 600 सेट थर्ड ईयर, तीसरी साल उसने कितने सेट प्रोड्यूस किए 600, और 700 सेट 7th ईयर, 7वें साल में कितने टीवी सेट प्रोड्यूस किए 700, तीसरे साल में तो 600, 7वें साल में कितने प्रोड्यूस किए उसने 600। आपने जो इंक्रीज होने लग रही है ना संख्या टीवी सेट्स की, वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने लग रहा है, मतलब एपी का क्वेश्चन है। एपी का मतलब क्या था, ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा सेम, यानी कि चीजें अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज होने लग रही हैं, यूनिफॉर्म का मतलब है एपी बना लिया आपके पास, ठीक है। तो अब आपने 3 पार्ट के आंसर देने हैं कि फर्स्ट ईयर उसने कितना प्रोडक्शन किया, 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन किया, पहले 7 साल में टोटल कितना प्रोडक्शन किया, और पहले 10 साल में कितना प्रोडक्शन किया। एपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। तो अब देखो, ए मान लियो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे, 2 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, दोनों ही काम आएंगे। तो ए एन, एन टर्म का फॉर्मूला किसके इक्वल हुआ है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला किसके इक्वल है n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। अब क्वेश्चन क्या है, थर्ड ईयर, तीसरे साल कितने प्रोडक्शन किया उसने 600 सेट का, थर्ड ईयर A3, थर्ड ईयर का मतलब है एन की जगह कितना पुट करोगे, जनरल टर्म है, यहां से कोई भी टर्म आप निकाल सको। अब थर्ड ईयर एन की वैल्यू कितनी पुट करोगे 3, A3 की वैल्यू कितनी दे दी इसने 600, तीसरे साल उसने कितना प्रोडक्शन किया 600। अब ये तो इसने दे दी A3 की वैल्यू, आप भी निकालो यहाँ पे A3 की वैल्यू, एन की जगह कितना पुट करोगे आप 3, एन की जगह 3 पुट कर दियो, 3 माइनस 1 कितना बच गया 2, तो A प्लस 2D कितना आ गया आपके पास 600, एक इक्वेशन मिली, ठीक है। 7th ईयर, 7वें साल में कितना प्रोडक्शन किया उसने 700, 7th ईयर में कितना प्रोडक्शन किया उसने 700। तो अगेन आप निकालो, एन की जगह 7 पुट कर दियो, A प्लस 6, ये कितना आ गया 700। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन मिल गई, 2 अननोन है ए और डी। कोई भी मेथड यूज कर लो, जो आपने जैसे थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सोल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। कोई भी मेथड यूज कर सको, यहाँ पे हम यूज करांगे सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 माइनस
2d, तो ये पुट कर दियो a की वैल्यू 600 माइनस 2d इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह पुट कर दो 600 माइनस 2d प्लस 6d इज इक्वल टू 700। तो यहां से 4d की वैल्यू कितनी आएगी 100, d की वैल्यू कितनी आएगी 25। तो मेन फोकस एपी के अंदर आपका ए और डी के ऊपर होना चाहिए। जितना जल्दी हो उसके ए और डी को निकालो। डी का पता लग गया, डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दियो, ए की वैल्यू निकालो 600 माइनस 2d, 600 माइनस 2, डी की वैल्यू कितनी है 25, तो कितना आ गया ये 550। तो ए की वैल्यू आ गई 550, डी की वैल्यू आ गई 25। अब सब कुछ मिल जाएगा आपको। एपी के अंदर ए और डी के ऊपर फोकस करना है और इनको फाइंड आउट करने के लिए वो किसी न किसी फॉर्म में दो इक्वेशन जरूर देगा। जैसे अब की बार आपको दो इक्वेशन दे दी थर्ड टर्म और सेवन टर्म की फॉर्म में, तो दो इक्वेशन दे के दो अननोन, वहां से ए और डी की वैल्यू निकालो। अब जो भी पूछ ले आप तो बता दो। चलो फर्स्ट पार्ट में पूछा है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर में पहले साल यानी कि फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है 550। पहले साल कितना प्रोडक्शन किया मैन्युफैक्चरर कंपनी ने 550। सेकंड पार्ट में पूछा है प्रोडक्शन इन 10th ईयर। 10th ईयर, 10th ईयर का मतलब 10वीं टर्म A10, और A10 किसके इक्वल होगा A प्लस 9D। अब A की वैल्यू कितनी है 550, 9 D की वैल्यू कितनी है 25, ये 550 प्लस इसकी प्रोडक्ट कर दो 225, तो 775। ये आ जाएगा 10th ईयर में प्रोडक्शन 775। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना आया। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 साल में टोटल प्रोडक्शन कितना है, मतलब S7, 7 साल के प्रोडक्शन का सम निकालना है। तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है आपने, थर्ड पार्ट अगेन इसमें इंटरनल चॉइस है, या तो S7 निकाल दो पहले 7 साल के प्रोडक्शन का सम। तो S7 आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है SN, SN किसके इक्वल है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 n की जगह कितना पुट करोगे इसमें 7, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 7/2। a की जगह कितना पुट करोगे 550, जब इसके साथ प्रोडक्ट करोगे कितना 1100 प्लस 6 इंटू डी, डी की वैल्यू कितने 25, तो कितना आ जाएगा 150। तो देखो कितना आ गया 7/2, 2 कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, देख लियो 6 to 5 इसकी कैलकुलेशन कर दिया, आ जाएगा S7। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर का मतलब पहले 7 साल के प्रोडक्शन का सम। या फिर इसी में एक इंटरनल चॉइस है B, इसी में, ठीक है, या तो आप A पार्ट कर दो या फिर आप B। उसमें क्या है प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10 ईयर, उसमें S10 निकालना है, चाहे S10 निकालो चाहे S7 निकालो, वो आपकी मर्जी है, फॉर्मूला तो सेम यूज होगा। अब की बार फॉर्मूला में n की जगह कितना पुट कर दोगे 10, 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो बस ये कितना आ गया 5। a की वैल्यू आपको पता है 550 आपने निकाल रखी है 1100, ये 225 कैलकुलेशन आपने कर, चाहे S7 निकालो या S10 निकालो, दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। इसके साथ आपका 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने सॉल्व कर लिया। तो आपने क्वेश्चन पेपर में क्या देखा, देखो जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, नया सेक्शन जरूर है, प्रैक्टिस की कमी जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। दूसरा, अगर आपको प्रोसेस का पता है कि क्वेश्चन कैसे निकलेगा तो क्वेश्चन निकाल सको आप, प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं मिलेगी। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज थी इसके अंदर कि इस पेपर के अंदर काफी सारा एरिया एग्जांपल्स के थ्रू भी कवर किया है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है सारे एक्सरसाइज से ही मिलेंगे, एग्जाम्पल भी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो आपका सेक्शन डी और ई है वो तो सारा ही एग्जाम्पल से उठाया गया है, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल के ऊपर भी इक्वली फोकस करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर भी, और असर्शन रीजन क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जितने उसका है प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू करो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ, तो उतने ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस आओ।
ठीक है, तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आगे की वीडियो में और भी हम सोल्व करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ और भी प्रैक्टिस सेट हम फाइनल एग्जाम से पहले सोल्व करेंगे। तो आपके जो प्री बोर्ड एग्जाम है उसके लिए सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम अच्छी प्रकार से आप अटेम्प्ट करोगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। इसके साथ साथ फाइनल एग्जाम के लिए भी आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार करना है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के लिए हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।